हाय गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द इंस्टासॉल्व लाइव वेबिनार। आई एम विभोर, एसोसिएटेड विद इंस्टासॉल्व। आज हम कुछ पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जेई मेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस। तो अब जेई मेंस का जो न्यू पैटर्न है आपका 2020 का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम आज, राइट। तो हाउ टू स्कोर मोर विद द न्यू जेई मेंस 2020 पैटर्न, राइट। तो कैसे हो आप लोग, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो। आज इसके बारे में, पेपर के बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं इसमें जेई मेंस में, राइट। तो फटाफट से एक बार पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो न्यू पैटर्न है हमारा, ठीक। आज हम पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द पेपर 1। ओके। तो पेपर 1 जनरली आईआईटी और एनआईटीज में एडमिशन के लिए होता है। तो पेपर 1 में देखो सब्जेक्ट्स हमारे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, राइट। और इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें 30 क्वेश्चंस की जगह 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में ही 25, 25, 25, 75 क्वेश्चंस होंगे। पहले ये 30 हुआ करते थे और 30 मल्टीपल चॉइस होते थे, राइट। और हर सब्जेक्ट का जो मार्क्स होंगे अब वो 100 होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन मार्किंग स्कीम चेंज नहीं हुई है, वो 4 मार्क्स का ही है एक क्वेश्चन, ठीक। और फिजिक्स में, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सब में +4 है करेक्ट आंसर करने का। तो मार्किंग स्कीम अभी डिस्कस करेंगे। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको पता लग गए हैं कि 75 आने वाले हैं, 25 फॉर ईच पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो 25 × 4 100 मार्क्स हो जाएंगे, राइट। तो नया पैटर्न कुछ इस तरह है, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे और मल्टीपल चॉइस आएंगे, ठीक। मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा यहाँ पे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, राइट। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसके लिए 4 मार्क्स +4 मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट। और 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फॉर MCQs ओनली, राइट। बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फॉर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है उसमें तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे गैस तो चलेगा नहीं, राइट। लेकिन जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें जनरली क्या करते हैं, हम गैस कर देते हैं, कभी कभी जिसे बोलते हैं तुक्का मार दिया, अपने मन से कुछ भी ऑप्शन टिक कराए। तो इसलिए उन्होंने इसमें तो नेगेटिव मार्किंग रखी है, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो ये तो सबको पता ही है कि जब आप क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर रहे हो तो उसमें तो ना आपको मार्क्स मिलेंगे ना आपके मार्क्स काटे जाएंगे, राइट। तो ये तो मार्किंग स्कीम के बारे में हो गया, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, अभी आवाज आ रही है, वीडियो आ रही है गाइस। हेलो जयपुर राजस्थान, आई एम गुड। तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, अब देखते हैं, ये मार्किंग स्कीम तो हमारी कवर हो गई है इसमें। अब आते हैं, ये कुछ नोट मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट है नोट के, ये आप देखो। पहला वाला कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम तो 3 आवर्स ही है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर कम हुआ है तो ड्यूरेशन आपकी कम हो गई है, ड्यूरेशन इज सेम
3 आवर्स जो कि पहले थी, राइट। ड्यूरेशन बिल्कुल सेम है, 180 मिनट्स है, बट ये नोट है एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 1 आवर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। उनके लिए एग्जाम ड्यूरेशन 4 आवर्स की होगी। तो आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो या आपके किसी सर्किल में ऐसा हो जिसको आप जानते हो, तो उसको आप बता सकते हो कि आपके लिए 1 आवर एक्स्ट्रा है। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारी बातें हमको पता नहीं होती हैं, ठीक है। गुड इवनिंग अमित। सेकेंड पॉइंट है द कैंडिडेट हु स्कोर्स मोर देन द 75% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स, राइट। इन 12th क्लास यू हैव टू स्कोर मोर देन द 75%। ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस ईयर की तरह। अगर 75% से कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में। भले ही आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, आप जेई मेंस भी क्लियर करते हो, जेई एडवांस भी क्लियर करते हो, लेकिन अगर 75% से कम मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आपको उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, ना ही आईआईटीज़ में, ना ही ट्रिपल आईटीज़ में, ना ही एनआईटीज़ में, राइट। तो 75% से तो ज़्यादा लाना ही है। अब ऑब्वियसली आप इतने तैयारी कर रहे हो जेई मेंस की और जेई एडवांस की, तो आपके मार्क्स 75% से तो ज़्यादा ही आएंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। दूसरे जो 2 पॉइंट हैं ये हैं फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी मिनिमम 65% इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के लिए 75% है, राइट। जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 65% बोर्ड में रिक्वायरमेंट है, 75% नहीं है, क्योंकि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में है कि रिजर्वेशन मिलता है बच्चों को। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें आप जाके नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो कि रिजर्व कैटेगरीज के लिए 65% है मिनिमम मार्क्स। हाय मंजू, हाय सलोनी, माय नेम इज विभोर शानू रैना। Fourth point, the calculation of rank will be done purely on the basis of the marks scored by the candidates in JEE Main 2020, right? Hi Rudraksh, how are you? तो अब जो रैंक बनेगी वो प्योरली जेई मेंस 2020 के स्कोर के बेसिस पे बनेगी। उसमें 12th क्लास के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, जैसा कि बीच में हुआ था, ठीक है। हाय ईश्वरी, हाय कनू, कैसे हो आप लोग? रुद्राक्ष, न्यू ईयर कैसा रहा आपका? तो ये जो 4 नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, तो गाइज इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये आपके या किसी आपके फ्रेंड के काम आने वाले हैं। कि ड्यूरेशन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1 आवर एक्स्ट्रा है, राइट। द कैंडिडेट्स हु स्कोर मोर देन द 75% इन 12th क्लास will only get admission in IIT and NITs if he clears JEE mains or advance, right। 75% से कम है तो आप क्लियर भी कर लो तो कुछ नहीं होगा। हैप्पी न्यू ईयर कनू। और ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम परसेंटेज 65% है, 75% नहीं है। और कैलकुलेशन आपकी केवल और केवल जेई मेंस में जो स्कोर होगा उसके ही अकॉर्डिंग होगी, राइट। हाय रूपक। तो आज का जो पूरा सेशन है वो अब 6 तारीख को आपका पेपर है, राइट। जेई मेंस के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, 6 से 9 तक चलेंगे। तो उसमें कैसे आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा पेपर के बारे में जान लेते हैं, ठीक। गुड इवनिंग वरुण, हैप्पी न्यू ईयर अनमोल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स थे, ठीक है। और मार्किंग स्कीम थी जो हमने अभी डिस्कस की, और पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कितने हैं, मल्टीपल चॉइस कितने हैं, तो वो हमको पता लग गया है, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर सलोनी। तो मार्किंग स्कीम तो आपको पता ही है कि +4 -1 है, सेम MCQs के लिए, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। मैं तो वैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ और वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन हमारे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर का पैटर्न जो आपका जेई मेंस का है, और कैसे आप जेई मेंस में
मार्क्स ज़्यादा लेके आ सकते हो, राइट। हैप्पी न्यू ईयर ईश्वरी। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब पेपर के बारे में तो हमने जान लिया है, अब ऐसे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ पता होगा। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं पता लग पाते हैं क्योंकि डीप एनालिसिस नहीं करते हैं वो, तो अभी मैंने वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं सारे, राइट। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे मार्क्स अपने बढ़ा सकते हो, राइट, कि आप अपने मार्क्स कैसे अच्छे ला सकते हो। आपकी रैंक जो पहले मान लो आपकी 10,000 आने वाली थी वो 8,000, 7,000, 6,000, या जो आप 500 में आने वाले हो तो टॉप 100 में कैसे आ सकते हो, राइट। तो कनू कोई बात नहीं, आप भी पेपर के बारे में जान सकते हो इफ़ यू आर इन 10th, क्योंकि आप 11th-12th में यू विल गो फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, IITs, NITs एंड IIITs, तो उसके लिए ये एग्ज़ाम होता है और मोस्टली अराउंड 10 to 15 lakhs स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं हर साल, ठीक है। तो गाइस अब लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ठीक। तो जिनका पेपर 6th को है, सबसे पहले उनके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम 6th को है, सबसे पहली बार वो पेपर देने जा रहे हैं नए पैटर्न के साथ, उनके लिए सब कुछ नया है, ठीक है गाइस। तो नए वाले पैटर्न में आप न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस को कैसे समझ सकते हो। जेईई एडवांस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी टाइम से पूछता आ रहा है, तो आप क्या करो, एक बार जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। और एनटीए ने अपनी साइट पे कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस दिए हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, आपको आंसर उसमें कैसे फिल करना है, राइट। तो आंसर उसमें न्यूमेरिकल की फॉर्म में फिल करना है आपको, उसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव भी आपको फिल करना है, माइनस साइन आपको पहले लगाना है, राइट। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो आप 1.2 आ रहा है तो आप 1.2 फिल करेंगे, 1.20 फिल करेंगे तो भी वो करेक्ट है, 1.2 फिल करेंगे तो भी वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गई न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात कि आप कैसे उसमें फिल करेंगे। और जो बच्चे 6 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं वो पिछला पेपर जेईई एडवांस का एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू कर लो वहाँ पे कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो जनरली आसानी आते हैं न्यूमेरिकल टाइप और हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा घबरा के मत जाना कि न्यूमेरिकल टाइप में कुछ अलग आ जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आप इसलिए और कॉन्फिडेंस लेके जाओ अपने साथ कि आपके पास टाइम लिमिट में तो सेम है, राइट। पहले भी आपके पास 60 मिनट्स थे, अगर आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री या मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो अभी भी आपके पास 60 मिनट्स हैं, लेकिन पहले 30 क्वेश्चंस करने होते थे तो अभी आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अब 25 क्वेश्चंस के लिए टाइम आपके पास ज़्यादा हो गया, राइट, 5 क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो डेफिनेटली आप उस टाइम का यूज़ कर पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं तो यही होप करूंगा कि आप परफेक्ट आंसर तक पहुँचें, तो मल्टीपल चॉइस हो या फिर न्यूमेरिकल टाइप हो, आप उसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर फिल करके या टिक करके आए, ठीक है। तो ये तो हो गई 6th वालों के लिए। ओके, आप क्लास में पहले भी आए थे तो वेलकम अगेन। हाय सर, आई एम इन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर। ओके, नो प्रॉब्लम। आर यू appearing फॉर जेईई मेंस? समर्पिता, आर यू appearing फॉर जेईई मेंस? हाँ, पूछो क्या डाउट है। तो अभी तो 6 तारीख के लिए जो बात थी वो तो हो गई, और मल्टीपल चॉइस तो हर साल जैसे आते हैं आप वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। लेकिन गाइस जिनका पेपर 6 के बाद है, जो 7, 8 और 9 तारीख को जिनका पेपर है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा अपर हैंड है, ठीक है। लेकिन 6 तारीख वाले बच्चे घबराए ना, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 6 तारीख वालों के मार्क्स थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो स्कोर आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही आएगा, ठीक। ओके सर, आई एम ड्रॉपर एंड एंजाइटी these days is increasing exponentially, प्लीज गाइड। एंजाइटी क्यों बढ़ रही है दृष्टि? अभी तो आपको और कूल और चिल हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम तक तो प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। इस टाइम तक तो सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है। ये तो वो टाइम है जब हमको केवल और केवल रिवीजन करना है,
कुछ एक दो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं बच्चे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिवीजन करते हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम प्रिपरेशन में वो फॉर्मूलेज लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लो आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, या जो 11th का सेकंड पार्ट है, उसमें फॉर्मूलेज कितने सारे, सेवरल फॉर्मूलाज आर देयर, राइट। तो उन फॉर्मूलेज को आप लिखो, आप एक टॉपिक उठाओ, जैसे मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपने उठा लिया, ठीक, या फ्लूइड मैकेनिक्स उठा लिया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं आप खुद से बिना कुछ देखे एक क्लीन पेपर पे आप लिखो और फिर मैच करो कि आपने कुछ मिस किया है उसमें। अगर मिस किया है तो उसको देखो, क्योंकि आप अगर यहाँ मिस कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी मिस कर दोगे वो, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मूलेज को लिखो और फिर चेक करो, राइट। बिल्कुल रवि यादव, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अब तो एग्ज़ाम आ गया है और 6 से 9 तक जो भी एग्ज़ाम है वो तो आपके लिए एक तरीके की प्रैक्टिस ही है, ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम दोबारा अप्रैल में आने वाला है आपके लिए। तो आप लोग तो लकी हो गाइस कि साल में अब 2 बार एग्ज़ाम होने लगा है जेईई मेंस का, क्योंकि हमारे टाइम पे तो एक ही बार एग्ज़ाम होता था। तो आप अभी अगर जनवरी का पेपर में बैठ जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि अप्रैल का कैसे आने वाला है, क्योंकि पैटर्न तो सेम है, राइट। क्वेश्चन का लेवल भी सेम होता है। तो आपको तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा कि भाई हमारे पास तो 2 बार पेपर हो रहा है। जनवरी में दिया पेपर, पता लग गया कैसा आ रहा है, अप्रैल में फिर जाके वैसे ही तैयारी कर ली उसके लिए। और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए तो और प्लस पॉइंट है कि आपने 11-12 तो पढ़ाई है, उसके बाद 1 साल और पढ़ लिया आपने, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे देखो, अभी तो आपके पास पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, ये तो क्लियर है, लेकिन हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं आपके, तो उन इंपॉर्टेंट नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो आप अपने फॉर्मूलेज लिख सकते हो और उनको मैच कर सकते हो। आप अभी इतना कर सकते हो, ठीक है। आप कंप्लीट चैप्टर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ड्रॉपर मीन्स जो 11th और 12th के बाद प्रिपरेशन करते हैं उनको ड्रॉपर कहते हैं, राइट। तो बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी एंजाइटी फील करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम चिल हो जाओ और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस भरो, ठीक है, क्योंकि आप जैसा फील करोगे वैसी ही परफॉर्मेंस आप दोगे वहाँ जाके पेपर में। और हो सकता है जनवरी का पेपर इतना अच्छा हो जाए कि अप्रैल का पेपर आपको देने की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अप्रैल में दे दूंगा, अभी मेरी तैयारी नहीं है यार, जनवरी वाला रहने देते हैं और कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं देना है, चलो जनवरी का मैं अप्रैल में दे दूंगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी को भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपको जनवरी का पेपर छोड़ना है, ठीक, जनवरी का पेपर छोड़ के आप अप्रैल में अपीयर करोगे, क्योंकि आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। आप जनवरी में पेपर दो, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो क्या हुआ, आपको एटलीस्ट पेपर का पैटर्न तो पता लगेगा, उस 3 घंटे का माहौल पता लगेगा और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो पता लगेंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, ठीक। उस टाइम आप कैसा फील करते हो, वहाँ पे इंटरफेस कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको जनवरी का पेपर बिल्कुल दीजिए। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं पेपर के लिए नहीं जाऊँगा, डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस पेपर, ठीक। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, देखो कट ऑफ, हाँ यस प्लीज टेल कट ऑफ फॉर जनरल। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ देखो पहले कितना जाता था, पहले 360 मार्क्स का पेपर होता था, तो हमारी कट ऑफ अराउंड 80 to 100 मार्क्स जाती थी, ठीक। तो इस बार जैसे कि आपने देखा कि मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं, 300 हो गए हैं, ठीक। तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी तो नीचे आनी चाहिए, ठीक। लेकिन अब अगर आप ऐसे सोचो कि टाइम भी बढ़ गया है, ठीक, अब पहले आप 30 क्वेश्चंस करते थे 60 मिनट्स में, अभी आप 25 क्वेश्चंस करेंगे 60 मिनट्स में, तो कट ऑफ मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80 के अराउंड रहनी चाहिए, 80 to 90, ठीक। सो कट ऑफ शुड बी अराउंड 80 to 90, राइट। हाँ एक्सपेक्टेड, दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट। There is no hard and fast rule for the cutoff. Okay, the mistake generally people do on the last day that they feel very nervous, right? And the main मैं आपको एक
मेन मिस्टेक बताता हूँ जो सारी जनता क्या करती है कि आपका पेपर है नेक्स्ट डे, तो आपको उससे पहली रात नींद नहीं आती है, राइट। आप बिल्कुल सो नहीं पाते हो और बस सुबह उठ के पेपर देने जाना है, तो नींद पूरी नहीं हुई है, पेपर में आपका सर चकरा रहा है, अजीब सा लग रहा है, राइट। व्हाट शुड बी दी मिनिमम मार्क्स फॉर गेटिंग अ गुड NIT, ओके, ये भी बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको, राइट, कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, एंजाइटी में जग रहे हो, कल पेपर है, पेपर है, पेपर है, JEE मेंस का, JEE एडवांस का, तो ऐसा कुछ फील नहीं करना है। चिल एनवायरनमेंट रखो लास्ट डेज में, जितनी प्रिपरेशन हो गई सफिशिएंट है, 80% है तो अपना 80% दे के आओ, ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 80% देन गो एंड गिव योर 80% इन अ 100% वे, ओके। ऐसा नहीं है कि 80% तो तैयारी है लेकिन उसमें भी मैं 50% करके आ रहा हूँ 80 का भी, ऐसा नहीं है। अगर 80% है तो 80% अच्छे से करके आना है, 100% दे के आना है 80% वाली प्रिपरेशन का। हेलो सर, प्लीज़ आस्क जतिन। क्या जतिन? ओके, अभिनव कुमार इज आस्किंग व्हाट शुड बी दी मिनिमम मार्क्स फॉर गेटिंग अ गुड NIT। तो गुड NIT के लिए आपको मोर देन 50% मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक। तो मोर देन 50%, 55 to 60% अगर आपके मार्क्स आ गए देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड NIT, राइट, और अ IIIT। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले से ही फिक्स्ड है कि 55 to 60% अगर मार्क्स हैं, इससे अब ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 55 to 60% मार्क्स हैं तो आपको एक अच्छा NIT, बहुत डिसेंट सा NIT में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मोर ओवर सारे NITs ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई NIT अच्छा है या ख़राब है, बिकॉज दे ऑल कम्स अंडर दी MHRD, राइट। और प्लेसमेंट में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इफेक्टिवली सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हाउ? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको इफेक्टिवली कैसे करने हैं, ठीक। इसमें देखो क्या होता है कि जनरली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं बच्चे कि आपने कोई फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मान लो आपके पास मैथमेटिक्स आ गई, तो आपने कहा कि मैं मैथ से स्टार्ट करता हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा नहीं हुआ, ठीक। आप ट्राई कर रहे हो 5 मिनट्स 6 मिनट्स, तो दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन देखा आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट वेदर आई एम गोइंग टू सॉल्व इट और नॉट, राइट। अगर नहीं होगा देन लीव इट, मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसा होता है तो दूसरा भी छोड़ दो, तीसरे के लिए बढ़ जाओ, लेकिन उससे कभी भी नर्वस नहीं होना कि मुझसे अगर पहला दूसरा नहीं हुआ तो फिर क्या होता है, नर्वसनेस का लेवल बहुत एक्सट्रीम पहुंच जाता है। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप दूसरे सेक्शन पे आ जाओ, गो फॉर द फिजिक्स, गो फॉर द केमिस्ट्री, चेंज द सेक्शन, and when you will come back to the previous section like maths, then you will find that you have got the answer for the first one, because subconsciously your mind is working on that problem, right। तो अगर नहीं होता है आपसे पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन तो आप छोड़ दो, जब आप उसको वापस करोगे तो डेफिनेटली आपसे वो हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस पर वर्क करता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। स्मार्ट गैस, ओके, हाँ स्मार्ट गैस बिल्कुल लगा सकते हो आप। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 50% आ जाती है, आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, तो आप 50% में स्मार्ट नहीं नॉर्मल गैस भी लगा सकते हो, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाफ है, क्या तो आप सही हो गए या गलत हो गए। और क्या होता है गैस करने का तरीका कि आप यूनिट से देख सकते हो, डायमेंशनली देख सकते हो, राइट। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जब आप वो देखोगे ऑप्शंस, तो हो सकता है कोई वैल्यू पुट करके हो जाए, ठीक। कुछ न्यूमेरिकल टाइप का दे रखी है प्रॉब्लम, तो हम क्या करेंगे कि उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे 4 ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर करके, तो वो भी कई बार जल्दी हो जाता है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो हम जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ये वाली ट्रिक्स हैं, और बाकी अब वीडियोस अपकमिंग आने वाली हैं आपके लिए, आप अपकमिंग सेशंस में देख सकते हो, स्पेशली फॉर दिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे यूज़ करके हम इस बार का पेपर के लिए अप्रोच कर सकते हैं। एक अभिलाष सर की क्लास आएगी जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात होगी। अभी इसके बाद हर्ष सर की क्लास है जो टाइम मैनेजमेंट पे आपको पूरा वेबिनार देंगे कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी को और अपने टाइम को ऑप्टिमाइज़ करके एक अच्छा आउटपुट ला सकते हो, ठीक है।
और जनरली क्या होता है वो तो अभी हर्ष सर बताएंगे कि आपको पहले केमिस्ट्री सबसे इजी होती है, स्कोरिंग होती है, तो पहले केमिस्ट्री कर लो, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स, ठीक। तो ये भी एक अप्रोच है। अब मैं उसकी बात करता हूँ जिनका पेपर 7, 8 और 9 को है, ठीक है। अब 6 वाले के पास तो ये ऑप्शन है कि वो प्रीवियस जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल टाइप को देख सकता है, ठीक, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही 6 तारीख को प्रिपेयर होके जाएगा वो, ठीक। लेकिन जो 7th, 8th और 9th को जिनका पेपर है उनको क्या करना है, उनके लिए एक अपर हैंड है। क्या अपर हैंड है? देखो सारे बच्चे तो हो सकता है ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ नर्वस होते हैं, कुछ एंजाइटी में आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग अभी बता रहे हो, तो उसमें से कुछ स्मार्ट भी होते हैं। 7, 8, 9th वाले हैं, उसमें से कुछ स्मार्ट भी होते हैं, वो स्मार्टली वर्क करेंगे। कई बार होता है कि हमारे जो पेपर चल रहे हैं कंटिन्यूसली 6, 7, 8, 9, तो उनकी एनालिसिस आती है, ठीक, और मेमोरी बेस्ड पे वो क्वेश्चंस भी अपलोड हो जाते हैं काफ़ी सारी साइट्स पे। तो वो क्या करेगा 7th वाला कि 6th में क्या क्वेश्चन आए हैं, इवनिंग तक कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन को वो देख सकता है, राइट। हर्ष सर की क्लास है अभी 9:30 से, आई थिंक 9:30 से। यू कैन गो एंड चेक ऑन दी लाइव क्लासरूम टैब, ओके। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, यू कैन वॉच द प्रीवियस डेज एनालिसिस, राइट। और 8th में जिसको पेपर है वो 6 और 7 वाले को देख सकता है, जिसका 9th को है वो 6, 7, 8 वाले को देख सकता है। तो उससे क्या होगा, आपको एक पेपर पैटर्न पता लग जाएगा पहले तो, कि न्यूमेरिकल लेवल पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हार्ड हैं या टफ या इजी हैं, राइट। तो टफ और इजी का कंपैरिजन पता लग जाएगा। एक पता लग जाएगा कि सिलेबस में वो कंटिन्यूसली किस पार्ट से बार बार पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ हीट, राइट। सर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे अभी, सर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 तारीख को एग्ज़ाम है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ से ज़्यादा ग्रैब करो और अपनी नर्वसनेस को दूर करो, चिल हो जाओ और पेपर के लिए रेडी हो जाओ एक कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना अपने पास। हाँ, इस पे ऑनलाइन वेबसाइट है, आप जैसे ही सर्च करोगे वहाँ पे नंबर ऑफ वेबसाइट्स विल बी देयर, तो आपको मिल जाएगा, ठीक। एंजाइटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इससे आपको पता लगेगा कि क्या होने वाला है, पेपर में क्या आने वाला है, राइट। और जब आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आप कॉन्फिडेंस होके जाओगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पता है कि आपसे वही 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उसका आंसर करोगे ना। और अगर आपको पता ही नहीं है कि इंटरव्यू में सडनली कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू सामने आ जाएगा, तो डेफिनेटली नर्वस होने वाली बात है, ठीक। लेकिन अभी जब हम प्रिपेयर होके जा रहे हैं तो क्यों नर्वस होना है। अब हमने पूरी मेहनत की है, 1 साल 2 साल वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। तो अभी नर्वस होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, नर्वस होने से तो और आप अपनी परफॉर्मेंस को घटाओगे, ठीक है, अपने सिलेक्शन होने के चांसेस को कम करोगे। और अगर कॉन्फिडेंस रख के जाओगे कि मैंने पढ़ा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे और अच्छा एनआईटी आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, रिजर्वेशन स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बात कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल टाइप में बहुत सिंपल, जनरली अब तक का जो ट्रेंड रहा है जेईई एडवांस का भी अगर हम देखें, तो न्यूमेरिकल टाइप में बहुत हार्ड और टफ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते जो आपसे ना हो पाए। न्यूमेरिकल टाइप में जनरली फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जैसे ग्रेविटेशन पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो स्केप वेलोसिटी पे क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल टाइप में, ठीक है। तो अब स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कोई बहुत टफ तो है नहीं जो आपसे नहीं होगा, सारे बच्चों को आता है 11th क्लास में ग्रेविटेशन में, ठीक है। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल टाइप जनरली ईजी रहता है, तो न्यूमेरिकल टाइप को आप अच्छे से टैकल कर सकते हो और उसमें स्कोर भी कर सकते हो, कोई शक नहीं है उसमें। और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए डेफिनेटली कट ऑफ कम होने वाली है, 80 to 90 या 100 के अराउंड तो नहीं होगी। रिजर्वेशन के लिए और कम होगी कट ऑफ, अराउंड 60, हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्या होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, कैसे बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, बच्चों का रिएक्शन कैसा होता है, या पेपर का लेवल कैसा रखते हैं इस बार एनटीए वाले। ठीक है, तो एजेंसी तो सेम है जो आपका पेपर कंडक्ट कराएगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुए तो क्वेश्चन क्यों नहीं हुए, क्वेश्चन क्यों नहीं होगा आपसे? प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखा है तो आप टैकल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका स्ट्रांग है पीएनसी, तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी करेंगे अच्छे से। कट ऑफ मीन्स, कट ऑफ का मीनिंग होता है मिनिमम मार्क्स टू बी एलिजिबल टू सिट इन द काउंसलिंग फॉर द जेईई मेंस। ओके, हाँ 6 जनवरी का पेपर है। कौन से ईयर्स के पेपर? देखो अब पैटर्न तो सेम है, 2019 में पेपर कंडक्ट हो चुका है और 2019 में सेम ऐसे ही हुआ था कि इतनी सारी शिफ्ट्स थी, अलग अलग दिन पेपर हुआ था। तो यू कैन गो फॉर द 2019 पेपर्स कि मल्टीपल चॉइस 25 क्वेश्चन जो आने हैं वो तो आपको एटलीस्ट पता होंगे कि 25 क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस के वो तो सेम ही होंगे जो पीछे आए हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उन 20 क्वेश्चंस को तो आप इजीली समझ सकते हो, बट जो 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप हैं उसमें लेवल कैसा है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो वो जनरली मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हार्ड नहीं होगा लेवल, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो 2019 में काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, तो क्या उनका बोनस मिलेगा? हाँ, उनका बोनस मिलेगा। उसमें अगर क्वेश्चन गलत होता है तो बोनस मार्क्स सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न होता है, उसकी आप टेंशन मत लो। अगर क्वेश्चन गलत है तो वो सबके लिए गलत है, वो केवल आपके लिए गलत नहीं है। ठीक है, तो उसका बोनस डेफिनेटली मिलेगा आपको। और अगर पेपर वेरी करता है, मान लो आपके लिए 9th वाले का पेपर टफ आ गया, 6th वाले का इजी आ गया, तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा तो 9th डेट को एग्ज़ाम था और वो तो बहुत टफ था, 6th वाला मैं देता तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें मार्क्स जब बढ़ने होंगे आपके, अगर टफ शिफ्ट होगी तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक, और इजी होगी तो उनके लिए घटेंगे भी। तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो सेम हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, वो आप चेक कर सकते हो। हाँ, जन्म शाह को पता है ये बात। बोनस सिर्फ अटैम्प्ट करने वालों को मिलेगा। ये डिपेंड करता है इन पे, एनटीए पे, वो क्या डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही गलत है तो हो सकता है बच्चे को पता है क्वेश्चन गलत है, उसने नहीं अटैम्प्ट किया, राइट। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं कि मुझे पता है क्वेश्चन गलत है, मैं क्यों अटैम्प्ट करूँगा। कुछ बच्चे होते हैं उसमें ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन गलत है या नहीं, तो उनका भी टाइम वेस्ट हुआ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको मिलता है बोनस। क्योंकि वो गलत है तो सबके लिए है, फिर वो हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रैंक पे या उस मार्क्स पे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रैंक आपकी जितनी पहले आनी थी उतनी ही अब भी आएगी। तो गाइस इसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ और इससे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या होगा, आप अपना 100% दे के आना है आपको वहाँ पे। और क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जस्ट लीव द क्वेश्चन एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप उसी पे लगे हुए ईगो पे ले गए हो कि आज तो मैं इसको सॉल्व करके ही जाऊँगा 3 घंटे में। 3 घंटे में आप एक ही 2 क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे क्या? 75 क्वेश्चन है वहाँ पे, और सिलेक्शन उस एक क्वेश्चन से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से। ठीक है, ओके। परसेंटाइल सिस्टम बेसिकली अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो परसेंटाइल सिस्टम जनरली एमबीए में चलता है। परसेंटाइल सिस्टम का मीनिंग ये नहीं है कि कितने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं, परसेंटाइल ये बताती है कि आप कितने बच्चों से आगे हो। ठीक है, तो परसेंटाइल सिस्टम सिंपल यही है। तो 99 परसेंटाइल अगर आई है तो वो बहुत सारे बच्चों की आती है, ऐसा नहीं है कि आप ही की आ रही है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि 99% आ गई है, 99 परसेंटाइल आई है तो कि आपके 99% मार्क्स हो गए हैं। 99 परसेंटाइल है कि आप कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट से आगे हो। इनऑर्गेनिक के यूजेस का क्या किया जाए?
इनऑर्गेनिक के यूजेस का क्या किया जाए? इनऑर्गेनिक तो आपको पूरी रेक्टिफिकेशन होती है, उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो तो आपको समझने पड़ेंगे, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वो आपको डेफिनेटली याद ही करने हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो काफ़ी टाइम पूछे ही जाते हैं जनरली। ठीक, तो और आप डाउट पूछिए कुछ। मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स श्रेयांश पूछ रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड चैप्टर बताइए। तो रिपीटेड चैप्टर तो आपको पता ही है, जेई मेंस में जनरली जो फर्स्ट बुक है 11th क्लास की, फ़िज़िक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिज़िक्स क्लास की 11th की जो फर्स्ट बुक है हमारी, उसमें से काफ़ी सारा पार्ट रिपीट होता है, ठीक है, और हर साल रिपीट होता है कि मोशन पे डिपेंड क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ पे या रोटेशनल मोशन पे हर बार आता है, और हर बार उसका लेवल ऐसा ही होता है कि बच्चे कर लें, ठीक। लेकिन जनरली बच्चों का वही फर्स्ट बुक बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उनका सेकेंड और 12th क्लास भी वीक हो जाता है, तो इसीलिए उनको फिज़िक्स में प्रॉब्लम होती है। तो फिज़िक्स को अगर एक्सेल करना है तो 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि प्योर मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2। और जेई मेंस का, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सेठी, ओके। सो उस जो जेई मेंस का एग्ज़ाम है वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है, उसमें आउट ऑफ दिस सिलेबस कुछ नहीं है, जो एनसीईआरटी लेवल के ही प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम आ जाएगा, तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। व्हाट इज़ नीट एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए मेडिकल वालों के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो नीट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, नीट की बात करेंगे जब उसका पेपर आएगा। अभी जेई मेंस का एग्ज़ाम है 6 से, तो उसी के लिए बात करते हैं। हाँ, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, हाँ तो आप मेडिकल ले सकते हो, तो क्या हो गया, आप मेडिकल ले सकते हो, ये तो चॉइस है आपकी, आपको किस में इंटरेस्ट आता है, मेडिकल में या नॉन मेडिकल में। एसएचएम एंड वेव्स, बिल्कुल एसएचएम एंड वेव्स करो, एसएचएम पे क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली मार्क्स लेके जाना उससे। टफ टू टैकल, नो इट्स नॉट टफ, एसएचएम और वेव्स टफ नहीं है। वेव्स मान सकता हूँ बच्चों को टफ लगता है वेव्स, लेकिन उसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग अंडर टेंशन, तो उसमें से रिपीट होता है क्वेश्चन, उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बीट्स पे क्वेश्चन बनता है, तो गाइज उसको पहचानो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जिसका पेपर 6 के बाद है, 7th 8th 9th, वो लोग ये बात देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, या उसका पैटर्न क्या है कि नेक्स्ट डे में क्या पूछा गया, फिर 7th को क्या पूछा, 8th को क्या पूछा। हाँ, वेव ऑप्टिक्स आएगा जे एडवांस में, बिल्कुल आएगा। रोटेशनल में रोलिंग पार्ट, हाँ रोटेशनल में रोलिंग पार्ट आता है, डेफिनेटली आता है। रोलिंग पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे भी आ जाता है बेस्ड, रोलिंग में बिल्कुल आता है, सही कह रहे हो आप। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एसएचएम और वेव्स बहुत टफ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एसएचएम और वेव्स आसान है। देखो टफ और इजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, टफ और इजी का कॉन्सेप्ट आता है कि जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो आपके लिए वो चीज़ टफ होती है, राइट, और एक बार आपको पता लग गया देन इट इज़ ईजी फॉर यू, इट इज़ लाइक अ ओपन बुक, बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अब आउट ऑफ द ब्लू मैं आपसे कुछ एमबीए से रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने लगूं या आपसे पूछने लगूं, तो आपके लिए वो टफ है क्योंकि आपको नहीं आता, आपने अभी वो सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक बार आप कर लोगे, एमबीए में एडमिशन हो गया, आपको सब कुछ आता है, तो वो चीज़ आपके लिए इजी है। तो बिल्कुल उस पर ध्यान दो आप कि इजी और टफ के बीच में डिफरेंस क्या है, कि कौन सी चीज़ इजी है, कौन सी चीज़ टफ है। तो कुछ भी इजी और टफ जैसा कुछ होता नहीं है जनरली, अगर आपको आता है तो इजी है, नहीं आता है तो टफ है। हाँ, Rudraksh is saying, if my paper is on 8th, where will I get papers of 6th and 7th? As I told you that papers are uploaded on the different various sites, right? There are numerous number of websites on which you can find the papers of the previous session, like 6th or 7th, if you are going to appear on the 8th. So you can find the paper on the internet,
and you can go through that. And one thing I am telling you, that paper will based on the memory only, right? वो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस के पेपर अपलोड नहीं होते हैं. दोज पेपर्स आर बेस्ड ऑन दी मेमोरीज ऑफ द स्टूडेंट्स. जो पेपर बच्चे दे के आए हैं उनकी मेमोरी पे वो बेस्ड करके क्वेश्चन को करते हैं. व्हाट टू डू एट द एंड? एट द एंड व्हाट? एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, जब आप एग्ज़ाम के एंड पे पहुंच रहे हो, या फिर अब जैसा कि अब एंड टाइम चल रहा है आपके लिए कि 6 को पेपर है आपका और अभी आपके पास टाइम कम है. जन्म शाह, क्या बताना चाह रहे हो? एवरेज टाइम डेट शुड बी गिवन टू ईच क्वेश्चन. एवरेज टाइम के बारे में अभी हर्ष सर आपसे बात करेंगे 9:30 पे कि आपको कितना देना चाहिए. तो जनरली केमिस्ट्री तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो केमिस्ट्री के लिए तो आई थिंक 1 मिनट इज़ सफिशिएंट एवरेज फॉर एवरेज, और 1 मिनट टू 1.2 to 3 मिनट्स. हेलो परीक्षिता, हाउ टू रिवाइज फॉर फिजिक्स? देखो अभी तो कुछ भी रिवाइज करने का ऐसा टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा रिवाइज कर सकते हो. कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते हैं साथ में, और शॉर्ट नोट्स की जो सजेशन है वो मैंने भी आपको पहले दिया था. तो शॉर्ट नोट्स जो भी बच्चे बनाते हुए चलते हैं तो उनको रिवीजन में तो कोई दिक्कत नहीं आती है. ठीक, अब जैसे आपका कोई मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसने शॉर्ट नोट्स 1 पेज के बना रखे हैं, तो ही विल गो थ्रू दैट शॉर्ट नोट्स एंड इन 1 पेज ही विल रिवाइज होल फ्लूइड मैकेनिक्स. तो प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स बना के चलिए. हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम्स तो बहुत ही ईजी होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं. बोर्ड एग्ज़ाम में तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत रिपीटेटिव होते हैं. जो सेम पैटर्न चलता आ रहा है इतने साल से, उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन शेमलेसली पूछते रहते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. बोर्ड एग्ज़ाम में तो आप लोग बहुत ही अच्छा करोगे परफॉर्म. तो वही मैं बता रहा हूँ, हाउ टू रिवाइज फॉर फिजिक्स. भावेश, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी आपको रिवाइज करना है, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बने हैं देन यू आर इन अ वेरी गुड प्लेस. तो आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो जेईई मेंस और एडवांस में. लेकिन अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं तो रिवीजन का एक और तरीका होता है. एक तो होता है फोटोग्राफिक रिवीजन, कि फटाफट आपने पेजेस पलटना स्टार्ट कर दिए, जो नोट्स आपने पढ़े हैं पूरे साल उनके, किसी भी किताब के नहीं. क्योंकि जो नोट्स आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो वो देखते देखते आपको पता होता है किस पेज पे कौन सी चीज़ है. ठीक, अगर वैसा नहीं है आपके साथ तो आप, एक तरीका है रिवीजन का कि आप फॉर्मूलेस को लिख सकते हो अपनी मेमोरी पे बेस्ड कि मुझे क्या क्या याद है, और इसको चेक कर सकते हो कि मैंने क्या मिस किया है. ठीक, तो हैंड बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो अभी तो हैंड बुक लेने का टाइम नहीं है. आप अपने नोट्स से रेफ़र कर सकते हो फॉर्मूलेस कि आपने क्या मिस किया और क्या लिखा. ठीक है, यस रियली कनू, बोर्ड्स के पेपर की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी. गुंजा सर, ये मोबाइल नंबर तो मैं नहीं दे सकता, पब्लिक प्लेटफॉर्म है. ठीक, तो आयनिक इक्विलिब्रियम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी तो जनरली है, आयनिक इक्विलिब्रियम एक अच्छा टॉपिक है. ठीक है, और वो बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है आयनिक, तो आयनिक पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसकी आप रिवाइज करके जाओ. और मैं तो यही कहूँगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए. लेकिन अगर नहीं भी है पूरा सिलेबस कवर, अगर 80% भी है, लेकिन वो 80% आपका अच्छा है, बहुत आप स्ट्रांग हो उस 80% में, 20% बिल्कुल नहीं आता, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन देखे 20% का, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, छोड़ दो. लेकिन 80% अगर कर रखा है तो उसको अच्छे से करो. और बिल्कुल श्योरिटी है इस बात की, अगर आपका 80% अच्छे से किया हुआ है तो आप फिर भी NIT में बिल्कुल जा सकते हो, चाहे IIIT हो NIT हो. सर हम 12th में हैं. अभिजीत सिंह, ओके. फ्रॉम वेयर आर यू टीचिंग? यू मीन प्लेस? आई एम इन दिल्ली. मैथ्स में एवरेज कितने अटैम्प्ट किए जाएं? देखो मैथ्स डिपेंड करता है. अब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे और कुछ नॉर्थ इंडियंस थे. तो साउथ इंडियंस जितने भी मेरे फ्रेंड थे, मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया था कि उनके मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर था. तो हमारे टाइम पे 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था, तो आउट ऑफ 120 उनके मार्क्स 116 और 110, मतलब 100 से अबव ही हुआ करते थे. लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री में उनके मार्क्स थोड़े कम होते थे. और जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स थे
उसमें जनरली काफ़ी फ्रेंड्स के फिज़िक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अटैम्प्ट कर सकते हो. अ गुड स्कोर टू गेट अ गुड NIT, a good score is between 56 to 60, 55% to 60%. You can get a good NIT in that, and if you are getting more than the 60%, then definitely you are going to be a top of the NITs, right? Okay, what should be rank to get in IIT Bombay? So this is a very common question to me. काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि IIT बॉम्बे में CS स्पेसिफिकली मुझे चाहिए, तो मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए या कितनी रैंक आनी चाहिए. तो इसमें रैंक की सीधी सीधी बात होती है. अगर आपको IIT बॉम्बे में CS चाहिए तो आपकी अंडर 100 रैंक होनी ही चाहिए JEE एडवांस में. JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं. JEE मेंस में तो आपको IIT नहीं मिलता है, ठीक है. तो JEE मेंस हो तो एक पेपर है जो क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा JEE एडवांस में अपीयर होने के लिए, और JEE एडवांस में अगर आपकी अंडर 100 आती है तो आपको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस मिलेगी, ठीक है. नहीं, मैं बचपन में चीटिंग नहीं करता था, मैंने इनफैक्ट कभी भी चीटिंग नहीं की अभी तक. इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं? पढ़ो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्या कर रहे हो? केमिस्ट्री एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन इज गुड. कैसे केमिस्ट्री एंड मैथ्स का कॉम्बिनेशन गुड आप कह रहे हो? जनरली तो फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन गुड कहते हैं लोग, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स पे ही बेस्ड है, राइट. टू एक्सप्लेन फिजिक्स यू नीड मैथमेटिकल लैंग्वेज, राइट. Otherwise you can just state the statement, you will not able to explain the phenomenons, how they are happening, what is the formula, what is the mathematics behind it. So physics और maths आपस में combined होती हैं. तो chemistry तो generally conceptual based होती है और empirical formulas पे based होती है chemistry. तो observations पे जो observation हुई लिख दिया, ठीक है, हो गया. हाँ, टिप्स टू गेट अ गुड स्कोर. अब टिप्स की बात आती है. मैंने आपको जैसा कि बताया कि अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप फार्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो. अगर आपने बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ बुक्स आती हैं जिसमें शॉर्ट में थ्योरी लिखी होती है, आप वो पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो. और जिसका पेपर एग्ज़ाम में है, अगर जिसका पेपर बाद में है, वो पीछे वाले क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकता है. 6, 7, 8 को जैनम का शाह का क्वेश्चन है, सर एग्ज़ाम में चीटिंग करने को मिले तो करनी चाहिए क्या, बाद में पछतावा होगा? देखो, एग्ज़ाम में चीटिंग करने को नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके बराबर वाले का ही पेपर अलग होगा, तो आप चीटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है. और करने को मिले तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो आपको उससे भी ज़्यादा पछतावा होगा कि अब मैं पेपर ही नहीं दे सकता या दे सकती. तो इसलिए आप चीटिंग को अवॉइड करिए, चीटिंग मत करिए, क्योंकि अगर पकड़े गए तो गया, फिर आपको ना IIT मिलेगा ना NIT मिलेगा, ठीक है. सर AC के लिए क्या करें? AC के लिए अपना रिमोट उठाओ और चलाओ उसको. AC ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आप बिल्कुल घबराओ मत. ऑल्टरनेटिंग करंट पे इजी क्वेश्चन आते हैं, जनरली एवरेज कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप एक बार देख लो उसको. AC बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, फेजर डायग्राम से आसानी से हो जाता है, ठीक है. पॉइंट है जन्म, बिल्कुल पॉइंट है इस बात में. हाउ डू दे कैलकुलेट योर रैंक इन मेंस? सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर दे कैलकुलेट योर रैंक इन द मेंस. The marks of the 12th board are not included in this calculation of the rank. This rank is calculated purely on the JEE mains मार्क्स, राइट. तो उसमें कोई भी 12th का बोर्ड का मार्क्स कैलकुलेट नहीं होगा, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होगी. सिंपल केवल और केवल आपका जो रैंक बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी कि आपके JEE मेंस में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है. EMI से टफ है, EMI तो और ही आसान है. EMI में तो कुछ है ही नहीं, है ना. और EMI से क्वेश्चन आता है, याद रखना. और EMI मतलब समझ लो फ्री के मार्क्स हैं +4. क्या है सर, कहते हैं विद्या बांटो तो हम चीटिंग करवाएं, तो इसमें क्या गलत है?
अरे विद्या बांटो का मतलब है ज्ञान को बांटो, शेयर करो, शेयर योर नॉलेज, नॉट शेयर योर पेपर्स टू कॉपी। विद्या बांटो। मॉडर्न फिजिक्स, देखो मॉडर्न फिजिक्स जनरली बच्चों की अप्रोच होती है कि वो उसमें फुल मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स सिंपली फार्मूला बेस्ड होती है, उसमें कॉन्सेप्चुअली बहुत थोड़ा सा पार्ट है। जनरली सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड होती हैं, तो आप इजीली उसमें मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कोई ऐसा बहुत भारी चीज़ नहीं है। हाँ, वेव ऑप्टिक्स में देखो बच्चे कभी कभी अटक जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स में खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो वेव ऑप्टिक्स में डेफिनेटली आप अटक सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एटम, न्यूक्लिया है, सेमीकंडक्टर, ये सब फॉर्मूला बेस्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, कंपैरेटिवली 11th हैज़ मोर वेटेज और 12th इन मैथ्स फिजिक्स। सी कंपैरेटिवली 11th हैज़ मोर वेटेज इन दिस एग्जाम्स, JEE मेंस एंड JEE एडवांस। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द 12th सिलेबस इज बेस्ड ऑन द 11th स्टैंडर्ड स्टडीज़, राइट। 11th स्टैंडर्ड कंटेंट पे काफ़ी 12th का सिलेबस बेस्ड है, तो डेफिनेटली 11th का वेटेज तो ज़्यादा ही है। अगर आप कहोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड आ गया, अब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपका 11th में है ना, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में है, तो अब वो तो कंबाइंड हो गया। तो 11th का तो जनरली वेटेज ज़्यादा ही है, क्योंकि अगर आपको 11th क्लियर है तो आपका 12th का 50% पोर्शन तो वैसे ही क्लियर है। ठीक, 50% वो ऐसी टर्म्स हैं जो नई इंट्रोड्यूस होंगी आपके लिए, ठीक, जैसे चार्ज हो गया और ये सब हो गया, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट तो 11th का ही लगेगा जो आपने पढ़ा है। कोई हमारे में से चीटिंग करे और हमें पेपर के लास्ट में पता चले या रिजल्ट्स के बाद पता चले तो क्या हुआ गया? देखो, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कोई चीटिंग कर रहा है तो क्या दिक्कत है? आप अपने पे कंसंट्रेट करो और कहीं कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आपके पास यही 3 घंटे हैं टू डू और डाई। ओके, तो इन 3 आवर्स में आपको अपना बेस्ट देना है। ये नहीं देखना है कि कौन मेरा पेपर देख रहा है, मैं किसका पेपर देख लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट दे के आना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खूब अच्छे से पेपर दो, अपना पेपर पे कंसंट्रेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पे कंसंट्रेट करो और एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करो कि जो कर रहे हो वो एक्यूरेटली सही है या नहीं। क्योंकि कई बार हम काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम गलत आंसर निकालते हैं और ऑप्शन में होता है, और जनरली ये होता ही है। मैंने जैसे क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे, तो उसमें भी कितने सारे ऑप्शंस थे जो गलत उसमें आंसर आप लोग निकाल रहे थे और वो ऑप्शन में था। ठीक है, तो उसका ध्यान देना बिल्कुल। बाकी जनता पे ध्यान नहीं देना है कि क्या कर रही है जनता। हाँ, जय श्री राम कन्नू। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन के कुछ सिंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या? यह डिपेंड करता है। देखो, यूनिट एंड डायमेंशन पे JEE मेंस में आ गया था 2000 आई थिंक 17 और 18 में, तो वो फ्री के मार्क्स थे, तो काफ़ी बच्चों से वो भी नहीं हुआ, तो यूनिट डायमेंशन बच्चे छोड़ जाते हैं या उसको देखते नहीं है, भूल जाते हैं। एरर मेजरमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है यूनिट डायमेंशन के अंदर ही, तो वो तो अच्छा है यार, वो तो फ्री के मार्क्स हैं, उसको क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, 150 मार्क्स 50% मार्क्स हैं। अभी देखो, 150 मार्क्स का मीनिंग है कि आप 300 में से 150 ला रहे हो, दैट मीन्स यू आर गेटिंग 50%, राइट। बिफोर दैट द पेपर वॉज ऑफ 360 मार्क्स and for 50% you have to get 180 marks, and 180 marks was also a good score for getting a NIT, right? तो 150 marks में आपको NIT मिल जाएगा, definitely you will fetch an NIT। और IIIT अगर आपको चाहिए तो IIIT भी मिल जाएगा, आप 200 के अप्रॉक्सीमेट मार्क्स लेके आइए। 11 नहीं पढ़ा था तो गलती की थी शुभम, 11th पढ़ना चाहिए था, 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन पेपर है, ऑफलाइन नहीं है, पेपर ऑनलाइन है। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 25 हर सेक्शन में होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, गलत किया तो -1, लेकिन न्यूमेरिकल वाले में -1 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मार्क्स सबके 4 हैं, न्यूमेरिकल वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाले में नेगेटिव मार्किंग है। और PWD के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1 घंटे से ज़्यादा होगी, 1 घंटा बढ़ जाएगी, उनकी 4 घंटे का पेपर होगा, आपका 3 घंटे का होगा। और 12th में मिनिमम 75% चाहिए, ठीक है। ये सब पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स याद रखना। तो 12th में तो डेफिनेटली मिनिमम 75% चाहिए, तो वो आप लेके ही आओगे, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है दूसरा भी।
और अपने दोस्तों को भी बता देना, ये वाली शेयर कर देना उनसे नॉलेज और वीडियो। और इसके बाद एक और पॉइंट है कि रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 65% है 12th में मिनिमम क्राइटेरिया। अरे नहीं दूंगा, मैं कैसे दे दूंगा, अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा आपका, अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा, इसलिए मत देना पेपर 10th में। 11th में आओ, तैयारी करो, 12th में जाओ, फिर पेपर दो, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है डिस्कशन। तो मेन मेरा यही मोटिव था कि नया पैटर्न है, आप कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो डेफिनेटली जिनका एग्ज़ाम 7th 8th 9th को है वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन से इक्वल हो सकता है। तो आप एक बार, लेकिन आपको पैटर्न पता लग जाएगा, लेवल पता लग जाएगा। और जो 6th वाले हैं वो बिल्कुल डरे ना, क्योंकि 6th वाले सारे बच्चे ही पहली बार देंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स बढ़ेंगे, तो वो बिल्कुल घबराए ना इस बात से। और प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के क्वेश्चन देख सकते हैं वो, ठीक है। हाँ, जेईई मेंस का सैम्पल पेपर पीडीएफ मिल जाएगा, आप एनटीए की साइट पे जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम नहीं दे सकते कनू, अभी नहीं देना है। 12th का कैसे स्टार्ट करें, अब कैसे स्टार्ट करें 12th का? 12th का अच्छे से स्टार्ट करो, पढ़ाई करो, उसको रिवीजन करो। अरे 300 मार्क्स का तो पेपर है, 320 कैसे लेके आओगे? तो गाइज अब चलते हैं, 9:30 बजे हर्ष सर की क्लास है, तो उसमें कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो और टाइम मैनेज कैसे करोगे उसके बारे में हर्ष सर आपसे बात करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में सारी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हर्ष सर आपका सेशन लेंगे 9:30 से, तो उसके लिए आ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और कल भी इसी से रिलेटेड हमारे सेशन होने वाले हैं। तो अभी के लिए सबके लिए बाय, और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नए साल में आज हम पहली बार मिले हैं। तो मेरा नाम विभोर है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। आई एम एसोसिएटेड विद इंस्टासॉल्व एज फिजिक्स एक्सपर्ट। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। आप 9:30 वाला सेशन हर सर का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, बाय।